थोड़े से क्वेश्चंस 21 हम थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि 21 है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो क्या रखने हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि असेट्स और एक्सपेंसेस इन दोनों के तो हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम, इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी आइटम है जो अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, तब तो इसका मतलब परचेजेस आर गिवन, एडजस्टेड परचेजेस आर गिवन। इसका मतलब एडजस्टेड परचेजेस गिवन है एंड ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करते हैं। समझे, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इसका मतलब हमारी जो परचेजेस है वो एडजस्टेड परचेजेस है और हम ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसलिए अगर क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, इसका मतलब परचेजेस भी हमारी शो होंगी, रिटर्न्स भी शो होंगे और ओपनिंग स्टॉक भी, ये तीनों आइटम शो होंगे। तो एक क्लोजिंग स्टॉक ये डिटरमाइन कर देता है कि बाकी तीन आइटम्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो मतलब एडजस्टेड परचेजेस हैं, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और परचेज रिटर्न, ये तीन आइटम्स ना लिख के हम सिर्फ एडजस्टेड परचेजेस लिखेंगे जो क्लोजिंग स्टॉक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ये मतलब मेंशन नहीं करना चाहिए अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो हमें सिर्फ एडजस्टेड क्लोजिंग स्टॉक तो लिखना ही है, हमें एडजस्टेड परचेजेस लिखनी है। ये फॉर्मूला डाल के लिखो या आपको डायरेक्टली भी गिवन हो सकती है। ठीक है, और अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस गिवन है तो नॉर्मल आप क्लोजिंग स्टॉक तो लिखो, क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं लिखोगे और आप परचेजेस, रिटर्न्स और ओपनिंग स्टॉक लिख दोगे। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस बनाने में इसको ध्यान रखना है। अब ट्रायल बैलेंस के कायदे से डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आनी चाहिए, बट अगर डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है तो इसका मतलब डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड या डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो बैलेंसिंग फिगर इज एट क्रेडिट साइड, यही मतलब हुआ ना। तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस हम देंगे कैपिटल को, उस बैलेंसिंग फिगर को नाम देने में, वो जो बैलेंसिंग फिगर है उसका नाम देने में हम या तो कैपिटल देंगे और अगर कैपिटल गिवन है तो सस्पेंस दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर इज एट डेबिट साइड, तो उसे हम क्या दे देंगे नाम, सिर्फ सस्पेंस। बट मेक इट श्योर कि तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है, नहीं है तो ये लास्ट करना है, ये नहीं कि गलत कर दिया तब भी सस्पेंस में डाल दो, आपकी आइटम सारी सही लोकेट होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हम ये वाला क्वेश्चन अब ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको हेड ऑफ अकाउंट्स दिए हुए हैं, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, हमें इसको सही ढंग से बनाना है, तो जब सही ढंग से हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे हेड ऑफ अकाउंट
डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब फर्नीचर, फर्नीचर का डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि एसेट्स है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा 2 लाख। डेटर्स का डेबिट बैलेंस होगा 2 लाख। फिर ओपनिंग स्टॉक। अब ये स्टॉक लिखने से पहले हम देख लेंगे हमें परचेजेस कौन से गिवन है। हमें नॉर्मल परचेजेस गिवन है, ठीक है ना, क्योंकि हमें नॉर्मल परचेजेस गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने लिखा स्टॉक 1 अप्रैल 2018 1,04,000। ये सिर्फ सॉल्व करना और इसे पूरा करना है क्या इसमें? हाँ, ऐसे पूरा लिखना है ना बेटा। आपको बोला है रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस, तो रीड्राफ्ट में हमें सारी आइटम्स लिखनी है जो आइटम जहां की है। अब बाय चांस इसमें अभी तक सारी आइटम सही लिखी हैं तो इसलिए ठीक है, ठीक है। अब ट्रेड एक्सपेंसेस, ऐसा थोड़ा है कि सारी आइटम्स गलत ही लिख के देंगे, कुछ एक ही आइटम्स गलत होती हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस उनके गलत कैसे हो सकता है मतलब? हो सकता है ना, जैसे कि ये सेल्स है, अब सेल्स हमें क्रेडिट में दिया हुआ है, लेकिन अगर ये डेबिट में दिया होता तो फिर मैं क्रेडिट में डालता। हाँ, जैसे कि अब ये लिखो नीचे सेल्स के बाद वेजेस है, वेजेस तुम्हें डेबिट में ही दिए हुए हैं, लेकिन हो सकता है ये क्रेडिट में दे देते। अब जैसे स्टॉक है तो स्टॉक 31 मार्च 2019 है 98,000, तो ये हम नहीं लिखेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है, तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो और में मेंशन नहीं करना। तो हमें ये इसको मार्क लगा लेना है और एंड में हम लिख देंगे स्टॉक इज टू बी शोन एट द आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। फिर सेकंड मिस्टेक अब देखो पकड़ में आई, मशीनरी का क्रेडिट बैलेंस लिखा है, ये भी हम मार्क कर लेंगे और लास्ट में एक नोट्स लिखते जाएंगे। पहला नोट क्लोजिंग स्टॉक का लिखा, दूसरा लिखा मशीनरीज एंड एसेट, सो इट विल हैव डेबिट बैलेंस 50,000। तो ये गलती क्यों हुई है ना, इसमें इन्होंने क्रेडिट में लिखा हुआ है। फिर परचेजेस को डेबिट में ही लिखना है, एक्सपेंस है कितना है, फिर वाइफ लोन टू द बिजनेस, मतलब वाइफ ने बिजनेस को लोन दिया है तो बिजनेस के ऊपर तो लायबिलिटी हो गई ना, तो क्रेडिट साइड होना चाहिए, इन्होंने डेबिट लिखा है। तो 50,000। डिस्काउंट अलाउड, अब ये भी गलती आ गई, डिस्काउंट अलाउड है तो एक्सपेंस होना चाहिए, 4,000 डेबिट साइड में। फिर ड्राइंग्स मेड बाय प्रोप्राइटर, ड्राइंग्स एक्सपेंस है तो हाँ बताओ। वो क्रेडिट साइड नहीं हो गया तो अच्छा, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस करते हैं, हाँ कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, हाँ तो यानी कि ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस हुआ, हाँ माइनस कर रहे हैं ना। yes। फिर मोटर वैन 60,000, और अब हमें इसका पहले टोटल करना है, दोनों साइड का टोटल करके फिर हमें देखना है कि कितना टोटल आया, दोनों साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। और हमारी इसमें जो गलतियां थी, वो पहली गलती थी क्लोजिंग स्टॉक की, वो हमें मेंशन करनी है, दूसरी थी मशीनरी की, वो हमें मेंशन करनी है, तीसरी थी वाइफ लोन, वो मेंशन करनी है, चौथी थी डिस्काउंट अलाउड, वो मेंशन करनी है, और ड्राइंग्स। ड्राइंग भी है। आ गया 1188। अब हमारी दोनों साइड इक्वल आ रही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। अगर बाई चांस यहाँ डिफरेंस आता, क्योंकि हमने सारी आइटम ठीक लिखी है, और फिर भी कोई डिफरेंस आता तो हम उसको सस्पेंस में लिख देते, जिस भी साइड डिफरेंस आता। तो अगर अगर डिफरेंस आता तो डिफरेंस आता तो हाँ,
अब इसमें तो आया नहीं ना, तो सस्पेंस किधर लिखना है वो? जिधर जिधर बैलेंस आएगा, इधर ज्यादा होता है इधर कम हो, जहां कम नहीं पड़ती वहां लिख देते। अच्छा सस्पेंस अकाउंट सबका दोस्त होता है, जहां जो कमी है वहां पे आके बैठ जाता है। ठीक है, yes, ट्रायल बैलेंस क्लियर हुआ? ठीक हाँ, नहीं मतलब वैसे ही। नेक्स्ट डाउट है कैश बुक का। ठीक है, तो कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक हमारी अगर सिंगल कॉलम है तो हम ओनली कैश बनाते हैं। ठीक है, और अगर 2 कॉलम है तो कैश एंड बैंक दोनों होता है। ठीक है, इसमें कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं, चाहे वो सिंगल कॉलम हो और चाहे वो 2 कॉलम हो। कैश बुक में ट्रांजैक्शन कौन सी आएंगी, ओनली कैश, मतलब इररिस्पेक्टिव कि वो कैश हमने पिछले साल के लिए पे किया है, करंट ईयर के लिए पे किया है या नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है, दिस इज कंप्लीटली इमटेरियल। हम सिर्फ वही आइटम्स जो हमने कैश में पे किया है या रिसीव किया है वो हम यहां डाल देते हैं। ठीक है, जैसे ट्रायल बैलेंस था ना, तो ट्रायल बैलेंस में भी ऊपर लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस ऑफ, इसमें भी लिखेंगे कैश बुक ऑफ। इसमें जो एलएफ का कॉलम है वो थोड़ा सा बड़ा बनता है क्योंकि एलएफ के कॉलम को लिखने में यूज करते हैं। ये हो गया डेट, यहाँ पे हम रिसिप्ट भी लिख सकते हैं और पर्टिकुलर्स भी। रिसिप्ट लिखने में ये फायदा होता है कि आपको याद रहता है कि जब भी कैश रिसीव होगा तो डेबिट में लिखना है, तो इसलिए रिसिप्ट लिखना ठीक रहता है। ठीक है, ये एलएफ हो गया, ये कैश हो गया और ये बैंक हो गया। फिर ये डेट, ये पेमेंट्स हो गई, ये कैश हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब ट्रांजैक्शंस क्या हैं, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन 2 कॉलम कैश बुक ऑफ श्री सत्यनारायण। तो ऊपर लिखेंगे कैश बुक ऑफ सत्यनारायण फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016। ठीक है, फिर कैश इन हैंड जनवरी 1 को हमें बैलेंस दिया हुआ है 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी। तो जनवरी 1 में कैश इन हैंड बैलेंस बीडी हमें दिया 12,100 और बैंक बैलेंस हमें दिया 8,000। ठीक है, ये हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मोहन एंड कंपनी। अब जब भी चेक रिसीव होता है तो हमें आगे ये देखना है कि वो चेक हमने डिपॉजिट अलग से कहीं कराया है क्या। ठीक है, देखो जब हमने आगे की ट्रांजैक्शंस देखी तो हमें 10 तारीख के ट्रांजैक्शन में लिखा पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 5th and 8th, यानी कि ये चेक था ये हमें रिसीव हुआ, अभी हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, मैं तो साथ साथ कर रही हूँ लेकिन आप लोग अपने पेपर पे से मार्क कर लोगे कि हमें इसकी जर्नल एंट्री बाद में करनी है। क्या जर्नल एंट्री होगी, जर्नल का फॉर्मेट पूरा बनाओगे और फिर चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिटेड टू मोहन एंड कंपनी। ठीक है ना, 4,000 का चेक, 200 का डिस्काउंट और 4,200 मोहन एंड कंपनी में आ गए। ठीक है, फिर कैश रिसीव्ड। अब कैश रिसीव हुआ है जनवरी 7, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स 2 शेयर्स, कितना हुआ है 12,000। ठीक है, जिस भी रीजन से कैश इंक्रीज होगा वो यहां आएगा या बैंक इंक्रीज होगा वो यहां आएगा डेबिट में, जिस भी रीजन से कैश या बैंक डिक्रीज होगा वो क्रेडिट में आएगा। तो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, रिसीव्ड कैश 900 और चेक 700।
फॉर कैश सेल्स। अब इस चेक के लिए भी हमें देखो 8th का चेक भी हमने 10th को डिपॉजिट कराया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 टू शेयर्स अकाउंट। जो कैश रिसीव हुआ है 900 वो तो यहाँ लिख दिया, और जनवरी 8 चेक इन हैंड अकाउंट। तो वो मतलब चेक फॉर 700 तो वो बड़ा है ना, तो हम उसे बैंक बैलेंस में कर सकते हैं। नहीं बेटा, इसमें लिखा है ना चेक फॉर 700 फॉर कैश सेल्स। और हाँ, तो चेक मिला है, डिपॉजिट तो देखो ना हमने 10 तारीख को कराया है ना, देखो वही तो मैंने कहा, जब भी आपको चेक रिसीव होगा तो आपको ये देखना है कि वो जो चेक हमें रिसीव हुआ है उसके डिपॉजिट की अलग से कोई एंट्री तो नहीं है। जैसे कि 5 तारीख और 8 तारीख वाले चेक की 10 तारीख को एंट्री है, पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक्स रिसीव्ड ऑन 5th एंड 8 जनवरी। तो हमने चेक बाद में डिपॉजिट कराया ना, इसलिए हम चेक इन हैंड करेंगे। अब देखो पेड इनटू बैंक, टू चेक इन हैंड और टू कैश अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। टोटल 10,000 डिपॉजिट कराए, उस 10,000 में से 4700 के तो ये चेक है, चेक इन हैंड है। 10,000 में से 4700 के चेक इन हैंड है, तो 5300 कैश में चला गया कॉन्ट्रा एंट्री। और यहां पर जनवरी 10 बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, यहां से हमारा 53 कम हो गया। समझे कि 10,000 हमने टोटल जमा कराए, उस 10,000 में से 4700 चेक इन हैंड है और बाकी जो है वो कैश है। जो कैश था उसके लिए हमने कॉन्ट्रा एंट्री कर दी। ठीक है, अब जनवरी 12 पेड फॉर रिपेयर्स, बार बार जनवरी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे थोड़ा वो हो जाता है, काम बहुत साफ नहीं लगता। 200 पेड टू चांदपाल, ड्रू अ चेक फॉर ऑफिस यूज, 14th का है। 200 ड्रू अ चेक फॉर ऑफिस यूज बाय बैंक बैलेंस कम हुआ 2000 का, और बाय ड्राइंग्स 1500। हमें बोला ट्रांजैक्शन में कि ड्रॉ अ चेक फॉर ऑफिस यूज 2000 एंड पर्सनल यूज 1500। तो यानी कि हमारे पास यहां पर बैंक के थ्रू पैसा आया 2000 का, और जो पर्सनल यूज का था वो तो ड्राइंग्स हो ही गया। ठीक है, देन पेड टू चंद्रपाल बाय चेक 15, चंद्रपाल को हमने चेक के थ्रू पे किया 600। जो डिस्काउंट अलाउड है, एंट्री क्या बन रही है, चंद्रपाल डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड है ना, तभी तो बैंक के क्रेडिट में आ रहा है। तो हम यहाँ पे जनवरी 15 चंद्रपाल डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का डिस्काउंट रिसीव्ड है, कहाँ चला गया, 50 रुपीज। फिर गेव अ चेक टू सुरेंद्र फॉर कैश परचेज फॉर फर्नीचर, तो 16 बाय फर्नीचर, कितने का हमने फर्नीचर परचेज किया, 5000 का। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेशन कंपनी फॉर कमीशन, और इस चेक को भी हमने डिपॉजिट कराने की कोई एंट्री अलग से नहीं की है, तो 20 टू कमीशन अकाउंट, कितने का, 1800।
फिर रेंट पेड बाय चेक ऑन पर्सनल अकाउंट ऑफ सत्यनारायण, फिर 16 के बाद 20 रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रेंट पेड बाय चेक, ऑन द पर्सनल अकाउंट ऑफ सत्यनारायण। अब हमने सत्यनारायण की तो बुक्स बना ही रहे हैं और रेंट हम पे कर रहे हैं अपने ऑफिस का, लेकिन वो हम उसके पर्सनल अकाउंट से कर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रेंट 800 और यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ भी रहा है, ठीक है ना। और वरना हम एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी इस कैश बुक पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो हम इस एंट्री को यहां ना करके यहां लिख दें जनवरी 20 रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, क्योंकि इस बैंक के थ्रू तो हमारे जा ही नहीं रही ट्रांजैक्शन। तो जब बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन जा ही नहीं रही तो कितने का चेक था? 800 का। तो हम उसमें डाले ही क्यों अननेसेसरी, जब वो बैंक इन्वॉल्व ही नहीं है, पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है। तो फिर इशू है चेक फॉर पेटी कैश, $100 instructed the bank to issue bank drafts for 6,000 in favor of Amrit Lal. The bank charged 20 rupees for draft. तो बाय अमृत लाल और बाय बैंक चार्जेस कितना हो गया? 6,000 और 20। फिर रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट 3,900 फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ 4,000। तो हमने बैंक ड्राफ्ट का मतलब है कि वो पैसा बैंक में आ ही गया। तो टू रघुबीर बैंक 3,900 डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड टू रघुबीर कितने का डिस्काउंट है? 100 रुपीज का। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या लिखा? उसके बाद उन्होंने लिखा डिस्काउंट क्लेम्ड बाय हिम वाज डिसअलाउड। अगर डिसअलाउड कर दिया तो हम इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, रघुबीर डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड ही आएगा बेटा। डिस्काउंट अलाउड जो डेबिट किया है वही आएगा, क्योंकि जो हमने डिस्काउंट अलाउड था उसी को डिसअलाउ किया है। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टू इंटरेस्ट अकाउंट 250। अब इन दोनों का टोटल कर लो और टोटल करके बैलेंस सीडी। हमेशा कैश का तो बैलेंस सीडी यहीं आएगा, बैंक का कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो 2016 February 1 टू बैलेंस बीडी, कैश का तो यहीं आएगा। अब टोटल करो और बैलेंस निकालो, ठीक है, और फिर मुझे बताओ। ये वाला टोटल आ गया 27,000, ये आ गया 23,950। ये जो ऊपर लिखा है ना मैंने, ये पेंसिल से लिख लिया करो ताकि इरेज भी कर सको, क्योंकि अगर आपने हमेशा फिगर के नीचे फिगर लिखी तो ये टोटल ऊपर करके लिखना आसान होता है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं ना कौन सी साइड ज्यादा आएगी। कैश की तो हम फिर भी हम श्योर है कि डेबिट साइड ज्यादा आएगी तो लिख सकते हैं, बैंक की तो श्योर नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया 21,500, 27,000, इधर का टोटल 1520 आ गया, 23,950 माइनस दिस इज 7,930। और इसको हमेशा नेक्स्ट ईयर में बैलेंस करके दिखाना जरूरी है। 21,500 और 7,930। ये जो जर्नल प्रॉपर बनाएंगे हम, इस जर्नल प्रॉपर में प्रॉपर नरेशन भी लिखी जाएंगे और फिर इसका टोटल भी किया जाएगा, ठीक है।